नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। अचानक बाजार से लौटे रिटायर फौजी ने जब अपनी बहू को अपनी पत्नी के साथ बदतमीजी करते देखा, तो अपनी बहू को ऐसा जवाब दिया कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दुष्यंत जी एक साधारण से परिवार के रहने वाले व्यक्ति थे। उनके पिताजी एक गरीब से किसान थे और अपनी खेती बाड़ी से ही अपने बच्चों का भरण पोषण किया करते थे। क्योंकि दुष्यंत जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थे और दुष्यंत जी के पिता का पहले कभी सपना था कि वह भारतीय सेवा में भर्ती होकर देश की सेवा करें। लेकिन दुष्यंत जी के पिता कई भाई बहन थे और दुष्यंत जी के पिता सबसे बड़े थे। इस चक्कर में घर की जिम्मेदारियों के तले उनके सपने कहीं दबकर रह गए थे। तो अब बचपन से ही उनके माता पिता ने सोचा था कि जो सपना दुष्यंत जी के पिता का पूरा नहीं हो सकता था, वे सपना वे अपनी औलाद का पूरा करवाएंगे। और बड़े चाव से दुष्यंत जी ने भारतीय सेना में जाने की ठानी थी और वह अपने सपने को पूरा करने में कामयाब भी हुए। और आज अपनी 36 साल की नौकरी, या यूं कहो 36 साल की सेवा भारतीय सेना में देने के बाद वे कार्यभार से मुक्त हुए। और आज 36 साल बाद दुष्यंत जी जब सेवानिवृत्त हुए, तो उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति के दौरान एक अच्छी खासी रकम प्राप्त हुई थी। जब दुष्यंत जी सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे, तो उसके बाद मिली हुई रकम से उन्होंने सोचा था कि जब उन्हें रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलेगा, तो उससे वह और उनकी पत्नी अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सकेंगे। वैसे भी आने वाला समय अब बुढ़ापे का ही था। तो दुष्यंत जी ने सोचा कि दुष्यंत जी और उनकी पत्नी अपना बुढ़ापा बिना किसी के ऊपर रहे, बिना किसी चिक चिक के ही काट लेंगे। लेकिन वह क्या जानते थे कि उनके रिटायरमेंट के बाद आने वाले पैसे पर उनसे भी पहले किसी और की नज़र गड़ी हुई थी। उनके उस पैसे की ज़रूरत उनसे ज़्यादा किसी और को थी। जैसे ही दुष्यंत जी को अपने फंड और अलग चीज़ों से जितना भी पैसा उनका इकट्ठा हुआ था, वह पैसा प्राप्त हुआ, तभी उनका बेटा आदित्य उनके पास आकर अपने रोने रोने लगा और दुष्यंत जी से कहने लगा, पिताजी, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, घर का लोन ले रखा है, उसकी किस्त भी नहीं जा रही है, मुझे व्यापार में बहुत घाटा चल रहा है, तो अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर देते तो अच्छा होता। दुष्यंत जी ने भी सोचा कि चलो इकलौता ही तो है, मेरे मर जाने के बाद वैसे भी सब इसी का ही होना है, और वैसे भी यह पैसे और कब काम आएंगे। अब अगर मैं यह पैसे आदित्य को दे दूंगा, तो कम से कम घर का कर्ज तो उतर जाएगा। अच्छा ही है, घर अपना हो जाएगा, कम से कम किसी का कर्ज तो नहीं रहेगा। और वैसे भी सब कुछ मेरे बेटे का ही है, चाहे वह इस पैसे को आज उपयोग में ले या फिर कल, बात तो एक ही रहेगी। दुष्यंत जी ने अपना सारा पैसा अपने बेटे आदित्य को दे दिया, पर उन्हें क्या पता था कि जो बेटा पैसे के लिए उनके पास रोज चक्कर लगा रहा है, वह पैसे के मिलने के बाद एकदम से इतना बदल जाएगा। उन्होंने तो अपने बेटे की भलाई के लिए ही सब किया था, लेकिन आज उनके बेटे का व्यवहार अपने माता पिता के प्रति इतना बदल जाएगा, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जब तक दुष्यंत जी ने आदित्य को पैसे नहीं दिए थे, तब तक आदित्य रोज घर के चक्कर लगाता था, लेकिन पैसे मिलने के बाद
वह एकदम लापरवाह हो गया था। अब तो वह कई कई महीनों में अपने माता पिता का हाल जानने आया करता था। ऐसे इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके माता पिता कैसे हैं। सारी चिंता सिर्फ तब तक ही थी जब तक उसको पैसा नहीं दिया था, और जैसे ही उसके पिता ने उसको पैसा दे दिया, उसकी सारी चिंता जैसे खत्म हो गई थी। अब तो कुछ महीनों के बाद बस कभी कभार फ़ोन पर ही अपने माता पिता की राजी खुशी ले लिया करता था, और अपनी पत्नी और बच्चों में ही उसका ध्यान केंद्रित हो गया था। एक दिन आदित्य की माँ मोहिनी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। दुष्यंत जी एकदम से बहुत घबरा गए। तब उन्होंने अपने बेटे आदित्य के पास फ़ोन किया और अपनी पत्नी और उसकी माँ यानी कि मोहिनी जी की तबीयत के बारे में उन्होंने आदित्य को बताया। तब उस समय आदित्य ने काम में बहुत बिजी होने का बहाना बनाया। तब दुष्यंत जी अपने पड़ोसियों की मदद से ही अपनी पत्नी मोहिनी जी को अस्पताल तक लेकर गए। जब वहां जाकर दुष्यंत जी ने मोहिनी जी को अस्पताल में एडमिट करवाया, तब डॉक्टर ने उन्हें कहा कि दुष्यंत जी, आप अपनी पत्नी का इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल में करवाइए। और डॉक्टरों ने कहा, दुष्यंत जी, इन्हें शहर के बड़े अस्पताल या आर्मी के अस्पताल में आप चेकअप करवा दें तो समस्या पता चल जाएगी। अभी बीमारी की कोई खास वजह पकड़ में नहीं आ रही है। दुष्यंत जी ने यह खबर अपने बेटे आदित्य को दी। वह इच्छा या अनिच्छा से, चाहे जिस तरह भी आया हो, लेकिन आकर माँ को लेकर गया और ले जाकर आर्मी के अस्पताल में एडमिट करा दिया। साथ में दुष्यंत जी भी गए हुए थे। और जब डॉक्टरों ने मोहिनी जी की जांचें कराईं और फिर उनका इलाज शुरू कर दिया, जैसे जैसे डॉक्टर ने मोहिनी जी को दवाइयाँ देनी शुरू की, वैसे वैसे डॉक्टरों की कड़ी मेहनत और दुष्यंत जी की देखभाल से मोहिनी जी की तबीयत में अब सुधार होने लगा। लगभग 10-15 दिन अस्पताल में रखे जाने के बाद डॉक्टर ने मोहिनी जी की छुट्टी कर दी। लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें यह सलाह दी कि अब 10 या 15 दिन में आकर हर 10वें या 15वें दिन मोहिनी जी की जांच कराते रहें। अब मोहिनी जी और दुष्यंत जी सोच में पड़ गए कि गांव से 10वें-15वें दिन यहाँ तक शहर आना तो उनके लिए बहुत कठिन होगा। अब क्या किया जाए? तो फिर इस समस्या का एक ही सॉल्यूशन निकाला गया कि दुष्यंत जी और मोहिनी जी अपने बेटे और बहू के पास वहीं शहर में कुछ दिन के लिए ठहर गए। शुरू शुरू में कुछ दिन तो सब ठीक चलता रहा, और अब मोहिनी जी और दुष्यंत जी को अपनी बहू और बेटे के पास रहते हुए 2-3 महीने बीत चुके थे, और इसी बात पर बहू रागिनी का मुंह फूला हुआ था। अब तो उसके मिजाज भी बदले बदले रहने लगे थे। दुष्यंत जी और मोहिनी जी से तो वह कहती ही क्या, उनसे तो वह कुछ कह नहीं पाती थी, तो सारा गुस्सा आदित्य पर ही निकालती रहती। हमेशा किसी न किसी बात पर आदित्य से लड़ती झगड़ती रहती, या फिर उल्टे सीधे ताने देती रहती थी। हालांकि दुष्यंत जी और मोहिनी जी को सब समझ आ रहा था कि यह झगड़े उन्हीं की वजह से हो रहे हैं, लेकिन वे दोनों कुछ ना कहते। कभी कभी दुष्यंत जी का मन होता भी कि वह अपनी बहू रागिनी से कुछ कहें, लेकिन फिर यह सोचकर चुप रह जाते कि पति पत्नी के आपस की बात है, मैं बीच में बोलूँगा तो ठीक नहीं लगेगा। अब बस ऐसे ही करके समय बीतता रहा। आदित्य की पत्नी रागिनी कभी खाने को लेकर, तो कभी चाय को लेकर, कभी काम को लेकर, तो कभी और चीज़ों को लेकर, किसी न किसी बात को लेकर
मोहिनी जी के ऊपर डालकर ताने कसती रहती थी। मोहिनी जी और दुष्यंत जी की भी मजबूरी थी कि मोहिनी जी का इलाज चल रहा था, इसीलिए उनका शहर से गांव जाना थोड़ा मुश्किल ही पड़ता। इस वजह से दोनों बुजुर्ग चुप लगाए हुए थे। अब समय बीतता रहा और धीरे धीरे मोहिनी जी की तबीयत में सुधार हो गया और धीरे धीरे करके वह पूरे तरीके से ठीक हो गईं। जब मोहिनी जी पूरे तरीके से ठीक हो गईं, तब दुष्यंत जी ने अपने बेटे आदित्य से कहा कि बेटा, अब तेरी माँ ठीक हो गई है। अगर तुझे दिक्कत ना हो तो क्या तू हमारे घर जाने की टिकट करवा देगा? अगर बेटा तुझे समय मिल जाए तो तू हमारी टिकट करा दे, ताकि हम अपने शहर वापस चले जाएं। अब तो आदित्य ने कहा, क्यों पापा, आपको यहाँ रहने में कोई परेशानी है क्या? अब दुष्यंत जी बेचारे क्या ही कहते, किस मुंह से कहते कि बेटा हमें तो यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं है, पर शायद तुम्हारी पत्नी को कुछ ज्यादा ही परेशानी हो रही है। यही सब दुष्यंत जी अपने मन में सोच रहे थे कि आदित्य ने अपने पिता को चुप देखकर एक बार फिर से कहा, क्या हुआ पापा, बताइए ना, आपको यहाँ रहने में कोई परेशानी है क्या? आप इतना चुप क्यों हैं और क्या सोच रहे हैं? तब दुष्यंत जी बोले, नहीं बेटा, परेशानी तो कोई नहीं है। तो फिर आप चुप क्यों हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ तो सोच रहे थे पापा आप, आदित्य ने कहा। तब दुष्यंत जी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं सोच रहा मैं तो यह सोच रहा था कि अब घर जाकर देखना चाहिए। वहां भी गांव में घर के ऊपर ताला लगा हुआ है। 3 महीने होने को आए हैं, 3 महीने से घर पर ताला लगा है, तो जाकर देखें कि क्या हाल है वहां के। इस बात पर आदित्य ने कुछ नहीं कहा और ना ही माता पिता की घर जाने की टिकट हुई। तो अब दुष्यंत जी और मोहिनी जी अपने बहू बेटे के साथ ही रह रहे थे। थोड़ा सा समय और भी था और अब मोहिनी जी अपनी बहू रागिनी के साथ अपने घर के कामकाज में हाथ बटाने लगी थीं। बेचारी सास बराबर बहू के काम करवाती, यही सोचकर कि बहू बेचारी सारे घर का काम करती है, अकेली ही काम करेगी तो कितना बोझ उसके ऊपर होगा, थोड़ा सा हाथ मैं भी बंटवा दूं। यही सब सोचकर मोहिनी जी अपनी बहू रागिनी के साथ हमेशा पूरा काम करवाती। सुबह उठकर जल्दी घर की साफ सफाई, यहाँ तक कि जब तक रागिनी सोकर उठती तब तक मोहिनी जी नाश्ता भी बना दिया करती थीं। इस तरह वह हमेशा यही सोचती कि शायद इसलिए बहू चिड़चिड़ी हो रही है कि इतने दिनों से सारा काम बेचारी अकेली पर ही आ गया है, ऊपर से मैं भी बीमार पड़ गई। यही सब सोचकर वे बेटे के ऑफिस जाने के लिए उसका टिफिन भी तैयार कर दिया करती थीं। फिर भी इतना करने के बाद भी रागिनी को अपनी सास बिल्कुल भी न भाती थी। आज सुबह सुबह मोहिनी जी जल्दी जल्दी उठकर किचन में काम कर रही थीं। उन्होंने चाय नाश्ता तैयार किया, पकोड़े बनाए और भी कई तरीके के पकवान बनाए। किचन में काम करने जाने से पहले ही रागिनी ने नए कांच के बर्तनों का सेट अपनी सासू को निकाल कर दिया था और कहा था कि मेरे मायके वालों को इन्हीं बर्तनों में नाश्ता दीजिएगा मम्मी जी। यह बर्तनों का सेट बहुत दूर से मंगवाया है मैंने। मुंह चढ़ाती हुई रागिनी मोहिनी जी से कहकर बाहर सोफे पर जाकर बैठ गई और अपने मायके वालों से बात करने लगी। उसने यह भी न सोचा कि मेरी सास अभी अभी कितनी बीमार होकर उठी है और बुजुर्ग भी है, तो थोड़ा काम में मैं भी हाथ बंटवा दूं। अब जैसे ही मोहिनी जी जल्दी जल्दी से चाय नाश्ता बर्तनों में कर रही थीं, तब गलती से उनके हाथ लगने से
वह बर्तनों का सेट नीचे गिर गया और नीचे गिरकर वह चकनाचूर हो गया। जैसे ही कुछ टूटने की आवाज़ हुई तो बाहर से सभी लोग किचन में आए। रागिनी भी दौड़ी हुई किचन में आई और जैसे ही उसने देखा कि उसका बर्तनों का सेट नीचे गिरा हुआ है और वह सारे बर्तन टूट गए हैं, तो बस रागिनी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह अपनी सास को उल्टा सीधा सुनाती हुई बोली, जब आपसे कुछ होता नहीं है तो क्यों करती हो? सबको तो ऐसे दिखाती हो कि जैसे तुम ही सारा काम करती हो। जब मैंने कल आपसे कहा था कि आप कुछ मत करना, मैं खुद कर लूंगी, तब तो आपने सबके सामने इतना अच्छा बनने का ड्रामा किया था कि जैसे सारा काम आप ही कर लेंगी। और यह बर्तन आपने जानबूझकर तोड़े हैं ना, ताकि आपको कुछ करना ना पड़े। अरे, आपका मन नहीं था तो मुझे पहले ही बता दिया होता, मैं तो खुद ही कर लेती। बेचारे मेरे मायके वालों के सामने आपको मेरा 2 मिनट बैठना बिल्कुल भी ना भाया। ना उल्टा सीधा सुनाती हुई रागिनी ने मोहिनी जी से कहा, पता नहीं और कब तक आप दोनों यहाँ रहोगे, मेरे सर में दर्द करते रहोगे। अरे, जब बीमार थी तो ठीक था, अब तो ठीक हो गई हो ना, तब भी तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता, और नहीं होता तो फिर मत किया करो ना। गुस्से में झल्लाती हुई रागिनी अपनी सास से कहे ही जा रही थी और बेचारी मोहिनी जी और दुष्यंत जी फिर भी सब कुछ चुपचाप सुन रहे थे। फिर भी उन्होंने आदित्य से इस बारे में कोई भी बात न की कि अब जब शाम को आदित्य ऑफिस से आया तब मोहिनी जी ने उससे कहा कि बेटा, तू हमारी टिकट करवा दे, अब तो मैं ठीक हो गई हूँ तो हमें यहाँ आना भी नहीं पड़ेगा, चेकअप भी तो नहीं करवाने हैं। पहले यहाँ रहना तो मजबूरी थी कि डॉक्टर ने हर 15 दिन पर चेकअप करवाने को कहा था। मजबूरी? कैसी बातें कर रही हैं माँ? आदित्य ने मोहिनी जी को बीच में ही रोकते हुए कहा। और फिर वहां जाकर भी आपको क्या ही करना है, बने रहिए ना चुपचाप यहीं। अपनी बात कहकर आदित्य अपने कमरे में चला गया। अब मोहिनी जी और दुष्यंत जी फिर से चुपचाप रहने लगे। एक दिन मोहिनी जी की बहू रागिनी कहीं बाहर गई हुई थी और घर में काम करने वाली भी आई नहीं थी, तो मोहिनी जी का खाली बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था। तो मोहिनी जी ने सोचा कि क्यों ना आज घर की साफ सफाई ही कर दी जाए। और बस मोहिनी जी ने झाड़ू वगैरह उठाई और लग गई घर की साफ सफाई करने। हालांकि दुष्यंत जी ने उन्हें मना भी किया था कि तुम अभी बीमार होकर उठी हो, यह सब काम मत करो, लेकिन मोहिनी जी गांव की स्त्री थीं और गांव की महिलाएं बिना काम करे कहाँ रह पाती हैं। तो मोहिनी जी ने दुष्यंत जी की बात को दरकिनार करके साफ सफाई करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने घर की साफ सफाई की तो कुछ सामान इधर से उधर हो गया। उन्होंने घर की थोड़ी सी सेटिंग चेंज करने के लिए कुछ सामान को इधर से उठाकर उधर और उधर से उठाकर इधर सरका दिया। मोहिनी जी अब मन ही मन सोचने लगी कि शाम को जब बहू आएगी तो घर का बदला हुआ स्वरूप देखकर उसे थोड़ी सी खुशी मिलेगी। अब शाम को उनकी बहू रागिनी जब वापस आई तो घर के बदले हालात को देखकर खुश होने की बजाय मोहिनी जी को फिर से सुनाना शुरू कर दिया। वे अपनी सास के ऊपर भड़कती हुई बोली, क्या ड्रामा लगा रखा है माँ जी? मैंने कहा नहीं था आपसे, कितनी बार कहा है, क्या आपको एक बार में कही हुई बात समझ में नहीं आती? चुपचाप शांति से क्यों नहीं बैठी रहती हैं आप? यह क्या हाल बना दिया है आपने मेरे कमरे का? सारा सामान इधर से उधर कर दिया। अभी कुछ दिन पहले ही आपको समझाया था ना कि अगर कोई काम नहीं होता है तो मत किया कीजिए, लेकिन मेरे घर में अपनी दखलंदाजी मत दिखाया कीजिए।
समझ नहीं आता ना, पर फिर भी आपको कितनी मुश्किल से मैंने अपने घर को इतना अच्छे तरीके से सजा रखा था और आपने गांव वाली हरकतें यहीं दिखा दी। क्या हाल बना दिया है मेरे कमरे का। मुश्किल से मैंने इसको डेकोरेट किया था, अब पता नहीं कैसे होगा और कैसे नहीं। मुझे यह समझ नहीं आता कि जब मैंने आपसे एक बार कह दिया है तो आपकी समझ में क्यों नहीं आता। मेहमान बनकर आई हैं तो मेहमान बनकर रहिए ना, मालिक बनने की कोशिश मत कीजिए। यह आपका नहीं, मेरा घर है। इसमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, सब मैं देख लूंगी। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, इतना ही मालिकाना हक दिखाने का शौक है तो जाइए यहाँ से और अपने घर पर जाकर दिखाइए अपना यह हक। मेरे घर पर आपकी हुकूमत नहीं चलने वाली है, मैं आपको पहले ही समझाए देती हूँ। अपने घर का अच्छा बुरा मैं सब देख लूंगी। दुष्यंत जी तभी बाहर से घर आ ही रहे थे और वह गेट पर ही थे कि उन्होंने अपनी बहू की आवाज सुनी थी और सारी बातें अपने कानों से सुनी थीं। जब अपनी पत्नी का इतना अपमान होते हुए देखा तो दुष्यंत जी से रहा न गया। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था और वह गेट से ही चिल्लाते हुए बोले, रागिनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से इतनी ऊंची आवाज में और इस तरीके से बात करने की। मैं बहुत दिन से तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि तुम हमारे सिर पर चढ़कर नाचने लगोगी। अरे, हम दोनों तो यह सोचकर चुप लगाए बैठे थे कि कोई बात नहीं, बहू है, नासमझ है, नादान है, लेकिन आज तो तुमने सारी मर्यादाओं को लांघ दिया, अपना लिहाज भी भूल गई तुम। मैं इतने दिन से सब कुछ चुपचाप सुन रहा था, कुछ कहा नहीं, सिर्फ इसलिए कि चलो कोई बात नहीं, घर की ही बात है, क्या बढ़ाना। लेकिन आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा। क्या यह तुमने घर घर लगा रखा है? हाँ, यह घर जिसको तुम अपना बता रही हो, भूलो मत कि यह घर मोहिनी का ही है और उसी के पैसे से खरीदा गया है। यह घर जिस पर तुझे इतना गुमान है ना, वह मेरी पत्नी मोहिनी के पैसों से खरीदा गया है। फिर किस बात का तेरा हुआ? वह घर आई बड़ी अपना घर बताने वाली। आज दुष्यंत जी का गुस्सा इतना था कि मोहिनी जी भी उन्हें रोक न पाईं। और हाँ, अगर तुझे विश्वास नहीं हो रहा ना कि यह घर वास्तव में किसका है, तो जा अपने पति से जाकर पूछ कि यह घर किसका है। और खबरदार, आज के बाद मेरी मोहिनी से इस तरीके से बात की तो। आज अपने ससुर का इतना उग्र रूप देखकर रागिनी हैरान थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आज दुष्यंत जी को हुआ क्या है। शाम को जब आदित्य ऑफिस से वापस आया तब रागिनी ने भी रो रो कर उसको सारी बात बताई और आदित्य गुस्से में अपने माँ बाप के कमरे में पहुंचा और उसके पीछे पीछे रागिनी भी वहां पहुंच गई। रागिनी मन ही मन सोच रही थी कि आज आदित्य अपने माता पिता को गांव भेज देगा और आदित्य ने जब अपने माँ पापा यानी कि दुष्यंत जी से गुस्से में बात करने की सोची ही थी कि आदित्य अपने पिता दुष्यंत जी से कुछ कहता, उससे पहले ही उसकी माँ मोहिनी जी ने आदित्य को उसकी पत्नी की करतूत के बारे में सब कुछ बता दिया और वह रोती बिलखती कहने लगी, हमने तो बहुत समय पहले ही कहा था कि तू हमारे टिकट करा दे, पर तू ही नहीं माना। तेरी पत्नी ने न जाने क्या क्या मुझसे कहा और फिर अब तेरे पिताजी ने जब उसे उसी की भाषा में जवाब दे दिया तो वह तेरे कान भरने से भी नहीं हिचकिचाई। अरे बेटा, हम तो इस घर की सुख शांति के लिए जाने कब से उसकी सारी बातों को सहते आ रहे हैं और वह न जाने क्या क्या मुझे कह गई। अब गुस्से में दुष्यंत जी बोले, हाँ आदित्य, तूने अपनी पत्नी को बताया क्यों नहीं है? उसे यह अपना घर कहने का खुमार चढ़ा हुआ है। उसे बता तो देता कि ये घर किसका है
और किसके पैसों से खरीदा गया है। जब आदित्य को अपनी पत्नी के सारे कारनामों के बारे में पता चला, तब वह उल्टे पांव ही अपने पिता माता से माफी मांगकर अपने कमरे में वापस आ गया और अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बताई। सारी बातें बताते बताते मोहिनी जी की आंखों से 2 कतरे आंसू गालों पर लुढ़क आए थे। रागिनी भी अपने कमरे में चली गई थी। उसके बाद आदित्य ने उसको सब कुछ बताया। सब कुछ पता चलने के बाद आज रागिनी को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। वह सोचने लगी कि कितनी गलत थी वह। उसके सास ससुर ने अपना पूरा जीवन अपने बेटे को पालने में लगा दिया और उसके ससुर जी पूरी जिंदगी मेहनत से नौकरी की और जब रिटायरमेंट के बाद जो रकम उन्हें मिली वह भी उन्होंने अपने बेटे को दे दी, जिससे आज उन्होंने वह घर खरीदा था। और वह अनजाने में अपनी सास को न जाने क्या क्या कह गई, जबकि उस घर की असली मालकिन तो उसकी सास ही थी। तब उसका व्यवहार भी बदल गया था। मन ही मन अपने व्यवहार पर शर्मिंदा भी थी और आज खुशी खुशी अपने सास और ससुर जी के साथ उस घर में बिना किसी शिकायत के रहने लगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे दोस्तों।